दोस्तों नमस्कार। 20 मई को हमने जाने माने वैज्ञानिक और विज्ञान लेखक जयंत नार्लिकर को खो दिया। जयंत विष्णु नार्लिकर का जन्म 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर में हुआ था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद आगे उन्होंने कैम्ब्रिज से मैथ्स में डिग्री की और फिर एस्ट्रोफिजिक्स की पढ़ाई की। उन्होंने फ्रेड हॉयल के साथ ग्रेविटी पर काम किया था। कैम्ब्रिज में उनके साथ पढ़ने वालों में जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स शामिल थे। जयंत विष्णु नार्लिकर ने बहुत कमाल की विज्ञान फंतासी किताबें लिखी हैं, जिनमें सबसे मशहूर है वामन परत न आला, जो अंग्रेजी में द रिटर्न ऑफ वामन के नाम से छपी हैं। इसके अलावा वायरस और अ टेल ऑफ 4 सिटीज उनकी बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। 2014 में उन्हें इस किताब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर से विविध भारती की एक पुरानी बातचीत आज हम आपको सुनवा रहे हैं अपने संग्रहालय से निकालकर। उन्हें हमारा विनम्र नमन। विविध भारती की टीम खास तौर पर पुणे गई और डॉक्टर जयंत नार्लिकर से बहुत ही रोचक बातचीत की। बातचीत का सूत्र संभाल रहे हैं कमल शर्मा। श्रोताओं, ये बातचीत सुनकर ही आप अंदाज लगा सकते हैं कि विज्ञान जैसे गंभीर विषय को कितनी सरलता और रोचकता से नार्लिकर जी ने हमें समझा दिया। तो मुखातिब हैं डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर। डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, ये हमारा सौभाग्य कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। मैं अपनी ओर से, अपने तमाम सुनने वालों की ओर से और विविध भारती की ओर से इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद। हमने शुरू में, जैसे मैंने कहा कि सितारों को देख करके मन में तमाम तरह के सवाल पैदा होते हैं, तो मेरा पहला सवाल तो यही है, क्योंकि बहुत सारे हमें तारे दिखते हैं, इस ब्रह्मांड में अमूमन कितने तारे होंगे? मैं अगर ऐसा उत्तर दूं कि ब्रह्मांड में असंख्य अनगिनत तारे हैं तो वो सही होगा। लेकिन आप शायद किसी संख्या की अपेक्षा करते होंगे। तो हमारी जो आकाशगंगा है, तो उस आकाशगंगा में 100 अरब से अधिक तारे हैं और ऐसी करीब अरबों आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में है। और ये भी बताना मुश्किल है कि ब्रह्मांड सीमित है या असीमित है, क्योंकि जहाँ तक हम देख पाते हैं वहाँ तक ब्रह्मांड फैला हुआ है और हमारी दूरबीनों की जो क्षमता है उसके और आगे जाने पर हमें ब्रह्मांड और भी दिखाई दे सकता है। डॉक्टर साहब, जब इतने सारे तारे हैं जिनकी संख्या खरबों खरब में है, और जब हम अपनी आकाशगंगा की मिल्की वे की बात करते हैं, उसमें हमारे सूर्य की क्या स्थिति है? सूर्य एक मध्यम तारा है, न तो बहुत चमकीला है, न तो बहुत फीका है, न तो बहुत छोटा है, न तो बहुत बड़ा है। तो जिसको हम लोग औसत या एवरेज टाइप का तारा कह सकते हैं, ऐसा हमारा सूरज है। ये शायद हमारे हित की बात है कि अगर सूरज बहुत ही चमकीला होता तो यहाँ पृथ्वी पर गर्मी इतनी हो जाती कि हम जी नहीं पाते। अगर सूरज बहुत ही फीका होता तो पूरी जितनी आवश्यक गर्माहट हमको चाहिए वो नहीं मिल पाती। डॉक्टर साहब, वैसे कहते हैं कि सूर्य तो जीवन दाता है और उसे जागृत देव का भी नाम दिया गया है, और ऐसे ही दूसरे तारे जो सूर्य की तरह ही हैं वो ब्रह्मांड में मौजूद तो हैं। लेकिन सवाल ये मन में आता है कि आखिर ये तमाम सितारे पैदा कैसे होते हैं, इनका जन्म कैसे होता है? इसके बारे में आजकल जो धारणाएं हैं वो इस प्रकार हैं कि जब हम आकाशगंगा में देखते हैं विविध दिशाओं में, तो हमें मेघ दिखाई देते हैं, बादल दिखाई देते हैं। ये मेघ वायु के मेघ रहते हैं जिनको मॉलिक्यूलर क्लाउड्स बोलते हैं, यानी अणुओं के तारे, मॉलिक्यूल्स उसमें है गैस के जी। तो कहीं कहीं इन मेघों के बीच के जो प्रदेश हैं, भाग हैं, उनका घनत्व अधिक हो जाता है। तो जहाँ ये घनत्व अधिक हो जाता है वहाँ ये अपने गुरुत्वाकर्षण की बदौलत सिकुड़ने लगते हैं
और सिकुड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि जैसे कि आप बहुत सारा आटा सान के उसके छोटे छोटे गोले बनाते हैं और फिर रोटियां बनाते हैं, तो उसी तरह इस वायु के जो प्रदेश जिसकी सिमटने की क्रिया शुरू हो गई, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और इन टुकड़ों के अपने आप सिमटने की क्रिया और आगे जारी रहती है और उनसे ये गोलाकार सितारे बन जाते हैं। जैसे हर इंसान की एक फितरत होती है, हर एक का स्वभाव अलग होता है। मैं समझता हूँ कि ऐसे ही तारों का भी स्वभाव होता होगा, उनके कुछ प्रकार होते होंगे, कुछ इसके बारे में बताइए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सूरज एक मध्यम टाइप का तारा है, तो जब ये तारे बनते हैं तो उनके जो गोले बन जाते हैं जिनसे आगे चल के तारे बनते हैं, तो इसमें जो खास फर्क पड़ता है वो है उनकी वस्तुमान की बदौलत, जिसको कितनी मात्रा उस तारे में है। तो अगर बहुत अधिक वस्तुमान का तारा हुआ तो उस तारे का जो आंतरिक उसकी जो आंतरिक बनावट होगी वो कम वस्तुमान तारे से कुछ विभिन्न होगी। तो उसमें ऐसा देखा जाता है और ये हमारे गणित बताते हैं, गणित के नियम बताते हैं कि जितना वस्तुमान बढ़ता जाता है वैसे तारे में से निकलने वाला जो तेज है वो बढ़ता जाता है और उसका जो पृष्ठीय तापमान है वो भी अधिक होता है। तो सूरज का जो पृष्ठीय तापमान है वो अगर हम सेल्सियस में गिनेंगे तो करीब 5,500 सेल्सियस होगा। तो अगर तारा सूरज की अपेक्षा बहुत ही अधिक वस्तुमान वाला होगा तो उसका पृष्ठीय तापमान 10,000 तक जा सकता है, 15,000 तक जा सकता है। तो ऐसे तारे जो हैं, सूरज हमको पीला पीला दिखाई देता है, तो ये जैसे तापमान बढ़ाते हैं वैसे उसका रंग बदलने लगता है। अच्छा। और अधिक तापमान हो तो नीलाहट उसमें आने लगती है। तो आपको जो नीले तारे या तारों में कुछ नीली छटाएं दिखाई दें तो वे तारे सूरज की अपेक्षा बहुत अधिक तप्त हैं। मतलब वैसे हम ही कहते थे कि सूरज जो है वो लाल पीला होता रहता है गुस्से में, मतलब उससे भी ज्यादा गर्म मिजाज तारे हैं। हाँ, बिल्कुल। तारे और हम लोग ऐसा समझते हैं कि लाल रंग जिसे आप कहेंगे बहुत ही मिजाज गर्म है, लेकिन जो लाल रंग के तारे होते हैं उनका तापमान कम रहता है। अच्छा। और करीब 4,000 4,500 तक। और इसके अलावा भी कुछ दूसरे तरह के भी तारे होते हैं? हाँ, जब अब ऐसी कल्पना कीजिए सूरज जो चमक रहा है तो उसके अंदर अणु प्रक्रियाएं, परमाणु प्रक्रियाएं हो रही हैं और जब परमाणु प्रक्रिया में हाइड्रोजन का रूपांतर हीलियम में होता जाता है, दोनों गैसें हैं जिन्हें हम जानते हैं। तो ये फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं, जिस रिएक्शन की बदौलत हाइड्रोजन बॉम्ब में से ऊर्जा निकलती है, वही सूरज के पेट में भी वही क्रिया होती रहती है। अच्छा। लेकिन हाइड्रोजन बम जो है वो एकदम फट जाता है, उसका एक्सप्लोजन हो जाता है। सूरज में ये क्रियाएं एक संतुलित रूप में चल रही हैं और हमारे यानी वैज्ञानिकों के सामने एक आह्वान जो है वो ये है कि ऐसी क्रिया हम लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में कर दिखाएं तो हमारा जो ऊर्जा का प्रश्न है वो सुलझ जाएगा। लेकिन तारे की तरफ लौटें तो हाइड्रोजन की जब पूरी क्वांटिटी जो उसमें है वो अगर खत्म हो जाती है तो उसके पास कोई चारा नहीं रहता कि अब कैसे आगे अपना खर्चा चलाए। तो उसमें कुछ आंतरिक फर्क पड़ने लगते हैं और फिर हीलियम जलने लगता है। हीलियम का रूपांतर कार्बन में होता है, ये अगली सीढ़ी है न्यूक्लियर प्रक्रियाओं। और उस समय जो तारा है वो फूलता जाता है और उसका राक्षस तारा बनता है। तो ऐसे कुछ राक्षस तारे भी दिखाई देते हैं, जैसे बीटलग्यूज या काक्षी नाम का जो तारा है ये राक्षस तारा माना जाता है। तो इसका आकार सूरज की अपेक्षा 700 गुना अधिक, मतलब हमारी पृथ्वी से तो वो काफी बड़ा होगा। हाँ, तो यानी आप कल्पना कीजिए आगे चलकर सूरज जब फूलेगा, राक्षस बनेगा तो पृथ्वी को भी निगल जाएगा। अच्छा, ऐसी स्थिति आ सकती है। ऐसी स्थिति आ सकती है। डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, जैसे आपने बताया कि
राक्षस तारे हैं जो हम जीवन में भी देखते हैं कि कुछ उनका कद बहुत लंबा होता है, असामान्य रूप से भी बड़ा होता है, और कुछ लोग बिल्कुल बौने होते हैं। तो क्या तारों में भी ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल। जैसे कि राक्षस तारे उसके अगले दूसरे छोर पर जाएं तो आपको व्हाइट ड्वार्फ्स यानी सफेद बटू या बौने वामन तारे भी जिन्हें कहते हैं, वामन तारे दिखाई देते हैं। वामन तारे का जो त्रिज्या है वो सूरज की करीब 1% इतनी छोटी होगी, मतलब सूरज उससे 100 गुना बड़ा है। तो अगर ऐसे वामन तारे का आप छोटा सा टुकड़ा, जैसे कि आप शुगर क्यूब चीनी का टुकड़ा आप खाते हैं, हाँ। उतना टुकड़ा अगर आप निकालेंगे तो उसका जो वस्तुमान होगा वो करीब 1 टन के बराबर हो सकता है। शक्कर की बात चली है, संगीत से मीठी चीज क्या हो सकती है डॉक्टर साहब, और हम चाहेंगे कि यहाँ फिर से थोड़ी देर के लिए सुरों की दुनिया में ले चलें अपने तमाम सुनने वालों को। तो बताइए अब क्या सुनवा रहे हैं आप हमें? अच्छा, मुझे वो बैजू बावरा फिल्म जो बहुत पहले आई थी, आपने देखे थे? हाँ, तो उसमें से कोई गाना सुनाइए, जैसे वो मन तड़पत हरि दर्शन को आज। वाह भाई, ये तो हमें भी बहुत पसंद है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे तमाम सुनने वालों को भी खूब पसंद आएगा, क्योंकि इसे गाया भी बहुत बढ़िया है रफी साहब। बहुत बढ़िया है। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिना बिगड़े रे काज, ओ बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी और नजर कब होगी, सुनो मोरे व्याकुल मन का बाज, तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं, सब गुणी जन पे तुम राज, तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज। डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे इस प्रोग्राम में, और मन में बड़े तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। वैसे जैसे हम सुनते हैं, जैसे
लोग कहते हैं कि एक सारा काला दिन होता है, ब्लैक डे होता है, ब्लैक मनी की भी बात सुनी है, लेकिन हमने एक ब्लैक होल की भी बात सुनी और कहते हैं साहब ये तारा है। इसके बारे में कुछ बताइए, बड़ी जिज्ञासा होती है, ये क्या बला है? देखिए, आपको कभी ऐसा अनुभव आया होगा कि आपने सरकारी दफ्तर में कोई पत्र लिखा कि कोई प्रश्न पूछा, उसको कोई जवाब नहीं आता, आप दूसरी चिट्ठी भेजते हैं, उसका कोई जवाब नहीं आता। तो ब्लैक होल जो है, इसमें आप कोई चीजें छोड़ देंगे तो वो उसमें आके गिर जाएंगी, वापस नहीं, बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। सरकारी तारा है वो। सरकारी तारा। तो ब्लैक होल वास्तव में क्या है? तो जब जैसे हम लोग तारों की बात कर रहे थे, तो अगर ऐसी कल्पना करें कि सूरज को हम चारों तरफ से दबाते जाएं तो उसका घनत्व बढ़ता जाएगा जी। और अगर उसकी त्रिज्या करीब 3 किलोमीटर इतनी छोटी कर दें तो उसका घनत्व बहुत ही बढ़ जाएगा। और ऐसी हालत में उसकी पृष्ठभाग पर गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होगा कि कोई भी वस्तु उससे आगे ऊपर निकल नहीं सकेगी। तो प्रकाश भी जो सूरज की ओर से हमारी तरफ आता है, वो प्रकाश भी उसके पृष्ठभाग को छोड़कर बाहर नहीं आ सकता। यानी प्रकाश को भी वो सोख लेता है। हाँ, प्रकाश को भी रोके रखता है। तो ऐसी हालत में जो सूरज या उसका जो कुछ रूप बन गया है वो हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि देखने का एकमात्र साधन जो है वो प्रकाश है, और वो हमारी आंखों पर पड़ता फिर हमें छवि दिखती है। हाँ, लेकिन अगर प्रकाश ही वहां से नहीं आ रहा है तो कैसे देखें? तो ऐसी वस्तु जो है वो ब्लैक होल कहलाती है, काली। और होल इसलिए कि जैसा मैंने पहले कहा, किसी कुएं में आप कोई कंकड़ डालेंगे तो नीचे गिर जाता है, लेकिन ऊपर उछल के नहीं आता। यानी होल थिंग इज दैट की ब्लैक होल। ये तो ठीक है, लेकिन किसी का एड्रेस होता है, हमें अगर उसका मकान ढूंढना है तो उसका पता होता है, टेलीफोन नंबर से हम पता कर सकते हैं, या फिर वो दिखाई दे जाता है कि साहब ये शख्स है, इसका चेहरा ऐसा दिखता है। आपने कहा कि जब वो रोशनी को भी रोक लेता है तो इसकी उपस्थिति का पता कैसे चलता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो ऐसी कल्पना कीजिए कि ब्लैक होल एक जगह मौजूद है, उसको आप देख नहीं पाते, लेकिन ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण तो बना रहेगा और वो बहुत तीव्र होगा। तो उसके निकट कोई वस्तु आएगी तो उस वस्तु को तो हम देख पाते हैं। तो अक्सर ऐसे 2 सितारे एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहते हैं, तो उसमें एक अगर ब्लैक होल बन जाता है तो दूसरा सितारा हम गोल घूमता हुआ देखते हैं। और ऐसे सितारे को अगर हम देखें तो हम सोचते हैं ये गोल गोल किसके चारों ओर घूम रहा है। तो उससे हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ एक ब्लैक होल मौजूद होगा जिसके चारों ओर ये घूम रहा है। तो इस तरह से खगोल निरीक्षकों को, खासकर एक्सरे का इस्तेमाल करने वालों को, एक्सरे से भी हम लोग निरीक्षण ले सकते हैं। तो एक्सरे क्यों? तो इसका जवाब ये है कि जब हम ब्लैक होल और ये उसका जो निकटवर्ती तारा है इसकी कल्पना करते हैं, तो ब्लैक होल जो निकटवर्ती तारे से कुछ मैटर को, उसका जो वायु होता है चारों तरफ बाहर का भाग, उसको खींच लेता है। तो ये जो वायु ब्लैक होल की तरफ जाती है, ये डलहौजी की हड़प नीति बिल्कुल वैसे है। बिल्कुल वो तो आखिर में सभी खा जाएगा। तो ये जो धीरे धीरे शुरुआत करता है, तो ये जो वायु उसकी तरफ गिरता रहता है, तो ये वायु उसका तापमान बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते उसमें से एक्सरेज निकलने लगते हैं। तो जब एक्सरे की दूरबीनों से हम ऐसे तारा युगल को देखते हैं, तब हमें इसका पूरा अंदाजा हो जाता है कि कहाँ ब्लैक होल मौजूद है, कि उसका वस्तुमान कितना होना चाहिए, इसका भी हम लोग हिसाब लगा सकते हैं। यानी कुछ भी हो जाए, वो कितने भी पर्दों में रहे, वो सारी चीजों से बच सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों से नहीं बच सकता है। बहरहाल डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, एक सवाल और मन में आता है कि जब हम सितारों को देखते हैं और सुनते हैं कि साहब हमारी जैसी और पृथ्वियां हो सकती हैं और इस ब्रह्मांड में इतने सारे तारे हैं, हमारे सूर्य जैसे ही और भी तारे हैं, तो कई लोग कहते हैं कि साहब जैसे हमारे सूर्य का सौर मंडल है तो ऐसे दूसरे तारों का भी हो सकता है। ये तो हम सुनते हैं, लेकिन मन में जो सबसे अहम सवाल आता है, हम इस प्राणी जगत को देखते हैं, इसमें इतनी विविधता है, मनुष्य है उसमें, उसके मन में ये सवाल आता है कि क्या मैं इस
पूरे ब्रह्मांड में अकेला हूं? क्या ये पूरी पृथ्वी जिस पर मैं हूं वो अपने आप में इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में अकेली है, या उसका कोई प्रतिरूप भी हो सकता है, या हमारे जैसे और दूसरे लोग भी, दूसरी सभ्यताएं भी इस ब्रह्मांड में मौजूद हो सकती हैं? इसकी कितनी संभावनाएं? इस पर आजकल काफी विचार मंथन हो रहा है, और सच बात तो यह कि अभी हमें इसका सही उत्तर मालूम नहीं, लेकिन इस बारे में जो अटकलें की जाती हैं उनको कुछ मैं आपके सामने, और कुछ एविडेंस भी जो है जी, वो भी आपको, सबूत जो है वो भी आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। तो इसमें पहली बात यह है कि जब कोई जीव सृष्टि कहीं मौजूद है तो उसको जीने के लिए ऊर्जा चाहिए। एनर्जी प्रॉब्लम जैसा हम लोगों के सामने है वैसा उनके सामने होगा। तो हमें जो ऊर्जा मिलती है वो आखिरकार सूरज से मिलती है। तो सूरज के चारों ओर हम चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी पर बैठे बैठे। ऊर्जा लेने सीधे सूरज पर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां जाएंगे तो जल जाएंगे। तो इसीलिए जब कोई सितारा जिसके चारों ओर कोई ग्रह मौजूद हो तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर उचित दूरी पर कोई ग्रह मौजूद हो तो वहां पर जीव सृष्टि हो सकती है। तो पिछले 10 साल से हमें ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं कि अन्य तारों के चारों ओर भी ग्रहमालाएं मौजूद हैं। कुछ ऐसी ग्रहमालाओं का पता भी चला है जो जिनमें एकाध ग्रह पृथ्वी की तरह योग्य दूरी पर है, बहुत दूर भी नहीं, बहुत निकट भी नहीं अपने पेरेंट तारे के। यानी कमोबेश पृथ्वी जैसी स्थितियों की काफी संभावना। हाँ, काफी। कुछ ग्रहों के चारों ओर एटमॉस्फेयर मिलने के भी आभास हैं। तो ये जो एक प्रमाण है उसके बदौलत हम कह सकेंगे कि ऐसी पृथ्वी जैसी स्थितियां अन्यत्र भी हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग जिसके बने हैं वो डीएनए का मॉलिक्यूल कहलाता है, डीएनए का अणु कहलाता है। बहुत लंबा चौड़ा उसका रूप होता है और उसके कुछ रासायनिक घटक जो होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कार्बनिक अणु हमें ब्रह्मांड में, ये जैसे मैंने पहले कहा, मॉलिक्यूलर क्लाउड्स यानी ऐसे अणुओं के बड़े बड़े बादल आकाशगंगा में दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स आर देयर। तो जिन घटकों से हम बने हैं वे घटक अन्यत्र भी मौजूद हैं। तो ये संभावना काफी है कि ये एक जगह आके उनसे जीव सृष्टि बनी हो। तो मैं इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। कुछ न कुछ अन्य ग्रहों पर हमारी जैसी या हमसे भी अधिक उन्नत, अधिक प्रगत जीव सृष्टि वहाँ हो सकती है। हम कई बार सुनते हैं उड़न तश्तरियों के बारे में, चित्र बहुत सारे देखने में आए हैं और ज्यादातर इस तरह के किस्से जो हैं वो अमेरिका वगैरह से सुनने में आए, पढ़ने में आए हैं। हम इसके बारे में जाएंगे। एक तो यूएफओ, जिसे इसकी सच्चाई कितनी है ये बताइए डॉक्टर साहब। तो यूएफओ या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ही यह है कि आकाश में अगर आपको कोई ऐसी उड़ती हुई चीज दिखाई दे जो क्या है वो आपको पता न चले तो उसको आप यूएफओ कह सकते हैं। लेकिन अंत में अगर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये क्या चीज थी तो वो यूएफओ नहीं रह जाती। तो इस तरह यूएफओ के जो उदाहरण सामने आते हैं उनमें से अधिकतर उदाहरणों की जांच जहां वैज्ञानिकों ने की है वहां सभी जगह ये पता चला है कि वे आखिर में क्या थी। और लोगों की जो धारणा रहती है कि यूएफओ का मतलब किसी परग्रह की या किसी दूसरी जीव सृष्टि की कोशिश हुई है या फिर यहाँ पर आए हैं किसी यान पर, तो ऐसी बात कोई भी सिद्ध नहीं हो पाई है। अक्सर ये एक तो दृष्टि भ्रम का प्रकार होता है, जैसे कि शुक्र ये जो ग्रह है ये जब क्षितिज के थोड़ा ऊपर रहता है तो लोगों को ऐसा आभास हो जाता है कि वो एक चमकीला रहता है काफी, सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद थोड़ा थोड़ा वो चमकता है काफी। तो ऐसी अवस्था में लोग समझते हैं कि वो कोई उड़न तश्तरी है।
और अगर आप स्कूटर पर जा रहे हो तो आपको लगेगा आपके पीछे पीछे आ रहा है, लौटें दूसरी दिशा में जाएं तो फिर भी आपका पीछा कर रहा है, साथ साथ चलते हुए महसूस हाँ, साथ चलता वो इल्यूजन एक तरह का, तो वो इल्यूजन है। दूसरी बात ये होती है कि कुछ अंतरिक्ष यान मानव ने छोड़े हैं, वे अक्सर चक्कर लगाते हैं, तो ये भी कभी कभी हम देखते हैं तो हमको लगता है ये क्या चीज है, मतलब उनकी जो गलतियां हैं वो नजर आती हैं। हाँ और कभी कभी वो स्पाई सैटेलाइट रहते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कोई देश नहीं लेना चाहता कि ये हमारा स्पाई है। अच्छा। तो इसलिए उसका पता नहीं लग सकता, तो वो भी यूएफओ कहलाते हैं। कुछ ऐसे भी उदाहरण आए हैं जहां लोगों ने फेक पिक्चर फोटोग्राफ लिए हैं, जी, कागज के मॉडल लगा के उसके फोटो लिए हैं और लोगों को लगा कि असली यूएफओ है, मतलब असली उड़न तश्तरी है। लेकिन ये सब विज्ञान की तहकीकात के बाद हमको पता चल जाता है कि ये असल में क्या थी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। बिल्कुल। बहरहाल चाहे इस तरह की चीजें हो या वो स्पाइस सैटेलाइट्स हो जो कि बहुत सारे स्पाइस डालते हैं, इसमें मसाले डाल देते हैं, चीजें चटपटी जरूर बनती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल यहाँ और मैं पूछना चाहूंगा कि बरमूडा त्रिकोण, एक उसके बारे में हमने बड़ी कहानियां सुनी है कि कहा जाता है कि वहां पर भी किसी परग्रही सत्ता का या सभ्यता का ठिकाना हो सकता है। ऐसे ही पेरू में नाज़का रेखाओं के बारे में कहा जाता है कि पता नहीं इन्हें किसने बनाया है। इनका कोई रिश्ता है इसके साथ में? ये बरमूडा त्रिकोण जो है ये अटलांटिक महासागर का एक भाग है, छोटा सा भाग है, फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरमूडा से जोड़ने वाला त्रिकोण है। तो इस त्रिकोण पर का जो भाग है इसमें समुद्र है और अक्सर ऐसा कहा जाता है, और करीब 25 साल पहले एक पुस्तक में ऐसी घटनाओं का जिक्र किया गया था कि यहाँ पर बहुत सारे जहाज डूब गए हैं या हवाई जहाज गायब हो गए हैं, और कुछ ऐसी घटनाओं की चर्चा थी कि घड़ियां रुक गई हैं अपने आप। तो लोगों के सामने प्रश्न आ गया कि यहाँ क्या हो रहा है, और काफी अटकलें उस पुस्तक में उपस्थित की गई थी कि यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड की कुछ करतूत है या कुछ गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन हो रहे हैं, या ऐसा भी हिंट दिया गया था कि यहाँ ये जो कुछ हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार कुछ परकीय जीव हैं, वो भी आके कुछ करते हैं। लेकिन इन घटनाओं की वैज्ञानिक जांच की गई और इसमें कुछ तो घटनाएं मनगढ़ंत थी और कुछ अतिरंजित थी, उनको एग्जैजरेट किया गया था, और कुछ घटनाओं का सीधा साधा जवाब, उसका सॉल्यूशन ये क्या हुआ था ये भी मिल सकता है। 2 साल पहले मैं खुद बरमूडा त्रिकोण पर से हवाई जहाज से गया था, कोई कुछ असाधारण को बात नहीं महसूस हुई, और वहाँ के लोग भी इसे अब करीब भूल ही गए हैं, क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने जांच करके बता दिया कि यहाँ कोई खास चिंता करने की बात नहीं है, तब अब ये प्रश्न तो अतीत में जमा होना चाहिए। बहरहाल ये जरूर हम कहना चाहेंगे कि आपके आने से हमारे इस प्रोग्राम में जरूर एक वो ग्रेविटी वाला एक फील्ड क्रिएट हो गया है, उस पर एक अपना आकर्षण है, और हमारे श्रोता भी जरूर इस प्रोग्राम को सुनते हुए रेडियो से बिल्कुल चिपके होंगे, दूर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सच में बड़ा लुत्फ आ रहा है और लुत्फ संगीत से भी आता है। डॉक्टर साहब, तो बताइए कि अब कौन सी चीज छेड़ रहे हैं? छेड़खानी तो करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। देखिए, आजकल मैंने कोई खास फिल्में नहीं देखी हैं। अच्छा, ये सब पहले अपने कॉलेज के दिनों में देखी थी? हाँ, मैं जो आपको बता रहा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन सभी रूल्स में होते हैं। तो हाल में मैंने लगान फिल्म देखी थी, और क्रिकेट मैच देखने का भी मैं शौकीन हूँ। अच्छा। तो इस फिल्म में जो वो गीत था वो सुनने की जरूर, ये इसमें खासतौर से वो तो नहीं कहीं कह रहे हैं आप, वो जो बादलों, डॉक्टर साहब यहाँ पर थोड़ा सा ये विज्ञान से हटकर के जरा मामला है, मैं भी जरा इस इंटरव्यू के माध्यम से लगान वसूल करना चाहता हूँ। आपने ये फिल्म की कैसी लगी आपको? हाँ, फिल्म तो बहुत बढ़िया लगी। उसका जो कथानक था, जो प्लॉट था, वो बहुत ही
अनयूजुअल था, अलग सा था। हाँ, जो सामान्य रूप से जो फिल्म रहती है जिसको बॉम्बे मसाला मूवी बोलते हैं, उससे वो कहीं अलग थी, इसलिए मुझे आपको भी फिल्म देखते हुए कुछ एक्साइटमेंट वगैरह कुछ ऐसा? हाँ, वो तो रहता है। अच्छी बात है। तो आप फिर से अपने वो पुराने सवाल पे आते हैं, वो विषय पे आते हैं। पृथ्वी पर जो रहने वाले हैं वो इस तरह की कहानियां भी बहुत सुनते रहे हैं और लगभग हर रिलीजन में प्रलय की भी बात सुनने में आती है और बरसों से ये सुनता है। और अभी बीच में फिर से हल्ला मचा था कि साहब प्रलय आने वाली है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा, कोई ऐसा पुच्छल तारा या उल्का पृथ्वी से टकरा सकती है। और जैसे कि आपने कहा कि मनुष्य की बनाई हुई बहुत सारी चीजें तो छूटी हुई हैं आसमान, इसके अलावा भी एस्ट्रॉइड्स हैं और तमाम तरह की चीजें हैं। इनके पृथ्वी से टकराने की कितनी संभावना है? संभावना तो कम है, लेकिन उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कभी न कभी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। और पृथ्वी का इतिहास भी हमें बताता है कि ऐसे टकराव पहले भी हो चुके हैं। जैसे कि डायनासोर पृथ्वी पर मौजूद थे, बड़े बड़े जीव थे, वो एकाएक नष्ट हो गए। तो इसके बारे में अंदाज ये लगाया जाता है कि कोई धूमकेतु या उल्का, बड़ी उल्का टकराई होगी। और जब ऐसा टकराव होता है तो उसके कारण जहाँ वो जाके टकराती है वहाँ का भाग तो पूरा नष्ट हो जाता है, वहाँ के जीव तो नष्ट हो ही जाएंगे। लेकिन तापमान इतना बढ़ जाता है कि बड़े पैमाने पर ज्वलन क्रिया हो जाती है। तापमान क्यों बढ़ता है डॉक्टर साहब? हाँ, तापमान इसलिए बढ़ता है जब कोई एक चीज एक दूसरे से टकराती है तो घर्षण से ऊर्जा पैदा हो जाती है और गर्मी बढ़ती है। जैसे आपको मालूम है पहले आग की खोज की गई तो पत्थर पर पत्थर रगड़ के आग निकाली गई। तो वैसे आग की बदौलत ऑक्सीजन भी कम हो जाता है। तो इसलिए इसका परिणाम खाली पृथ्वी के उस हिस्से पर नहीं होता जहां वो टकराया है, बल्कि पूरी पृथ्वी पर उसका परिणाम हो सकता है। और इसलिए जीव सृष्टि को पूरा धोखा भी हो सकता है कि खाली उसी भाग का नहीं बल्कि और भागों पर भी। ये तो अपने आप में एक नहीं कई बम जैसे गिरे हुए वैसे ही। हाँ, अब आपको कुछ कल्पना देने के लिए देखिए, महाराष्ट्र में लोनार नाम का एक तालाब है जो बुल्ढाना जिले में है। तो वहाँ पर अगर आप जाके उस पानी का एग्जामिनेशन करें तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो मिनरल्स हैं वो आसपास के पानी से काफ़ी भिन्न है। और वो पूरा गोलाकार तालाब है। और इसका कारण अब ये जियोलॉजिस्ट ने बताया है कि कोई उल्का जाके टकराई है और इस वजह से वहाँ पर वो गड्ढा बन गया और पानी भी उसी उल्का के पिघलने से भी कुछ मिनरल्स उसमें आ गए। पानी तो भूगर्भ में होता है, उसमें मिल गया। और इस टकराव में जो ऊर्जा पैदा हुई वो जैसा कि हम लोग हिरोशिमा से आपने अणुबम का परमाणु बम की बात कही, तो हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिरा था उसमें जितनी ऊर्जा पैदा हुई उससे हजारों गुना ऊर्जा इस टकराव में पैदा हुई थी, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी भयानक यह घटना रही होगी और ऐसी घटना कभी न कभी हो सकती है। पृथ्वी पर जो रहने वाले हैं वो इस तरह की कहानियां भी बहुत सुनते रहे हैं और बीच में फिर से हल्ला मचा था कि साहब प्रलय आने वाली है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा, कोई ऐसा पुच्छल तारा या उल्का पृथ्वी से टकरा सकती है। ऐसी घटना कभी न कभी हो सकती है। इसलिए जिसको कि हम लोग प्रिवेंशन कहते हैं कि कोई रोग ना हो तो टीका लगाते हैं कि रोग दूर हो जाए, ना रोग आए तो हमारे ऊपर हमला ना करे। तो इस हेतु से लोगों ने, खगोल वैज्ञानिकों ने उल्काओं की जानकारी लेना शुरू किया है। एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइट्स और कभी कभी धूमकेतु ये जब आते हैं तो इनकी ट्रैजेक्टरी नापी जाती बहुत अच्छी तरह से। आजकल कंप्यूटर और निरीक्षण के साधन बहुत बढ़िया हैं
तो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो एस्टेरॉइड है, एस्टेरॉइड यानी न्यून ग्रह, लघु ग्रह बोलते हैं, जो मंगल और गुरु के बीच में हैं, उनके पट्टे हैं, लेकिन कभी कभी एक आध एस्टेरॉइड पृथ्वी के पास से गुजरता है, तो क्या पृथ्वी से कभी न कभी टकराएगा। अगर हमें ऐसा लगा कि मान लीजिए 50 साल बाद या 100 उसका साल दिल बाद, आ ही गया, हाँ, तो हम कुछ हमारी प्रिकॉशंस ले सकते हैं और टकराव से बचने के लिए उसकी ओर हम एक यान छोड़कर उस यान में एक बम रखे, परमाणु बम रखे, उसका एक्सप्लोजन अगर करा दें तो उसकी दिशा हम बदल पाएंगे। उसको नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा धक्का दे देंगे तो अपनी दिशा बदल के बिना टकराए पास से गुजर जाएगा। उस संभावना को लेकर मैंने एक विज्ञान कथा 1975-76 में लिखी थी और उस पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ने फिल्म भी बनाई थी। क्या नाम था उसका? धूमकेतु। वैसे मुझे मालूम है कि वो ऐसे ही वो ईटी के बारे में कहा जाता है कि सत्यजीत रे साहब ने किसी फिल्म फेस्टिवल में वो अपना आइडिया सुनाया था और बाद में वो स्टीवन स्पीलबर्ग ने उस पर फिल्म भी बनाई थी, बाद में उन्होंने उसको रिग्रेट भी किया था। तो कहीं से भी इंस्पिरेशन या इस तरह की चीजें, आइडिया कहीं से भी तो लिया जा सकता है। बहरहाल आपने तो एक मौलिक जो लेखन किया था वो शुरू में पहली बार उसमें आया। हाँ, पहले उसमें आया था। तो इस बारे में ऐसा होता है कि कुछ विज्ञान कथाओं में जो आगे होने वाली घटनाएं हैं उनको उनकी कल्पना करके, कोई भविष्य को देख तो नहीं सकता लेकिन अंदाज लगा सकते हैं। तो जूल्स वर्न ने पिछले 19वीं शताब्दी में उपन्यास लिखा था कि चंद्रमा पर मानव गया है, तो वैसा 1969 में हुआ। वास्तविकता और जूल्स वर्न की जो पुस्तक थी उसमें काफी सिमिलैरिटीज दिखाई दी थी। भविष्यवाणी सही साबित हो गई, बहुत भविष्यवाणी। तो विज्ञान कथाओं में जो अच्छी विज्ञान कथाएं होती है उनमें कुछ भविष्यवाणी करने की, अच्छी सही भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। एक बात मैं जो पूछना चाहता हूँ कि उनमें जिस तरह से विज्ञान को दिखाया जाता है, चाहे वो खगोल विज्ञान हो या दूसरी चीजें, कभी कभी अर्ध मानव और अर्ध मशीन और पशु है कभी और आधा मनुष्य है, इस तरह की चीजें, बड़ी अजीब तरह की चीजें दिखाई जाती हैं। तो इसमें सच्चाई कितनी, मतलब जो विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उन पर ये कितनी खरी उतरती हैं विज्ञान कथा फिल्में? कुछ में तो खाली जैसा कि आपने बताया कि आधा मानव आधा पशु वगैरह, कुछ उसको हॉरर या मिस्ट्री का रूप देके पेश किया जाता है, लेकिन उसमें विज्ञान का जो रूप होता है वो कम रहता है। उसे मैं उतनी अच्छी विज्ञान कथा नहीं मानता। वैसे जब हम कथा की बात करते हैं तो फिल्मों में तो जीवन की कथा ही आती है और हमारी फिल्में जो हैं, खासतौर से इंडियन सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो उसका सबसे मौलिक पक्ष ये है उसका संगीत। खासतौर से हमारे यहाँ तो अगर कहते हैं कि साहब उसमें गाने वाने नहीं होंगे तो जाने नहीं होगी फिल्म में। तो आप मेरा इशारा समझ गए होंगे और अब गाने की बारी है। कौन सा गाना सुनवाएंगे? तो मैं फिर आपको अतीत में ले चलता हूँ। जरूर। मधुमती का जो प्रारंभ का गीत है जी हाँ, वो आप अगर सुना सकें। वाह 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 वाह। सलील चौधरी साहब का संगीत है इसमें और शैलेंद्र साहब के बोल हैं, तो सुनते हैं। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंख निहार, आजा रे परदेसी। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंख निहार, आजा
प्यारे एक बार फिर से हम अपने विषय पर आते हैं। आप लोग तो वो टेलीस्कोप लगा के आसमान की तरफ देखते हैं, फिर रेडियो टेलीस्कोप भी है, और वैसे तो शुरुआत तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप से ही हुई, और ये कहा जाता है कि आकाश गंगाएं भी जो हैं वो भी लेंस लगा के देखती रहती हैं। और ये एक नई बात सुनने में आया कि साहब ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं लेंस की तरह व्यवहार करती हैं, और उनके इस गुणों से ब्रह्मांड के दूरस्थ विश्वों के अध्ययन में मदद मिल सकती है। ये मेरा असल सवाल है जिस पे मैं आना चाहता था। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये बात सही है? लेंस आप किसे कहते हैं? तो लेंस जो है उसमें से जब प्रकाश किरणें गुजरती हैं तो वो अपनी दिशा बदल देती हैं। तो लेंस में जो ये क्षमता है, चाहे वो शीशे की हो या प्लास्टिक की हो, कोई भी हो, कि उसमें से जो प्रकाश किरण जाती है उसकी दिशा को मोड़ के वो एक जगह फोकस करते हैं जी। इसलिए लेंस की बदौलत हम किसी भी दूर की वस्तु को अच्छी तरह से देख पाते हैं, उसको अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं जी। तो जहाँ प्रकाश किरणें मोड़ी जा सकती हैं वो किसी भी कारण से हो, किसी भी साधन से हो, तो उसको हम लेंस कर सकते हैं। यद्यपि वो हमारी शीशे की न हो, पानी की न हो या प्लास्टिक की ना हो। तो आपने जो आकाशगंगाओं की बात कही है, तो आकाशगंगा का वस्तुमान बहुत होता है, और वस्तुमान की बदौलत उसमें गुरुत्वाकर्षण बहुत होता है। और गुरुत्वाकर्षण में ये क्षमता है कि प्रकाश की किरणों को वो मोड़ सकती है, क्योंकि वो आकर्षित करती है प्रकाश को। तो जब प्रकाश को आकर्षित करती है तो उसके पास से जाने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं किसी दूसरे स्रोत से निकली हुई, तो वे किरणें उस आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षण के कारण मुड़ जाती हैं और कभी कभी एक जगह फोकस हो जाती हैं। तो ऐसी हालत में हमें कोई वस्तु, कोई भी प्रकाश हो, अधिक स्पष्ट देखने की संभावना आ जाती है। तो ऐसी कुछ घटनाएं 1980 से खगोल शास्त्रियों को देखने को मिली हैं, और इसलिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग ये एक काफी महत्व का विषय बना है। और उसमें आपको एक उदाहरण मैं देता हूँ कि पहले मतलब 1978-79 में उन्हें 2 क्वेजार दिखाई दिए। ये बहुत चमकीले प्रकाश स्रोत होते हैं, आकाशगंगा के इतने पावरफुल, लेकिन उतने फैले हुए नहीं रहते, वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड तारों की तरफ बिंदुवत रहते हैं, लेकिन उसमें से तारे के मुकाबले करीब 10 अरब गुना ऊर्जा निकल सकती है। तो बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो लोगों को 2 प्रकाश स्रोत बिल्कुल एक सरीखे दिखाई दे, हूबहू कर सकते हैं आप, जुड़वा भाई। जुड़वा। हाँ। तो उन्होंने उनको जुड़वा क्वेजार नाम दिया। लेकिन बाद में लोगों को लगा कि इतने एक दूसरे के समान क्वेजार बन कैसे गए, तो इसके अपेक्षा उन्होंने सोचा कि अगर एक ही क्वेजार वहाँ मौजूद है और उसमें से 2 दिशाओं से किरणें मोड़कर हमारे पास लाई गई हैं, तो उन 2 दिशाओं में हमें 2 इमेजेस, 2 बिंब दिखाई देंगे, और इसीलिए हम 2 बिंब देख रहे हैं, वास्तव में वस्तु एक है। तो ये उदाहरण है, ये कुछ चौकन्ना करने वाला है कि इसका मतलब ये हुआ कि अब तक लोग सोचते थे सीइंग इज बिलीविंग, जो कुछ हम देख रहे हैं उस पर हम विश्वास करेंगे, लेकिन अब यहाँ 2 देख रहे हैं लेकिन वास्तव में एक ही है। कहीं कहीं 3 इमेजेस, 4 इमेजेस दिखाई देती हैं। हमें भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो ऐसा लगता है मानो निसर्ग हमें बेवकूफ बनाने जा रहा है, हमको सावधानी बरतनी है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बताइए कि ये जो टेलीस्कोप, एक तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है और एक दूसरा रेडियो टेलीस्कोप होता है, इन दोनों में क्या फर्क है? टेलीस्कोप का मतलब दूर की वस्तुओं के बिंब बहुत स्पष्ट बनाना, तो ये दोनों करते हैं, इसलिए उनको टेलीस्कोप कहते हैं। लेकिन माध्यम जो है, प्रकाश की किरणें और रेडियो लहरें, ये दोनों एक ही घटना के 2 प्रतीक हैं। रेडियो लहरों की जो लंबाई है वो ये प्रकाश लहरों की अपेक्षा बहुत ही अधिक होती है। जैसे कि आप अपने रेडियो प्रोग्राम में 31 मीटर या इस तरह की, तो ये रेडियो लहरें हैं।
लेकिन प्रकाश की लहरें जो हैं उनकी लंबाई बहुत ही कम होती है। तो इसलिए उनका जो रूप होता है, जिस माध्यम से हम उनका प्रयोग करते हैं, उसमें काफी फर्क होता है। तो बहुत लंबी लहर के लिए हमको बड़े लंबे चौड़े इंस्ट्रूमेंट बनाने पड़ते हैं और छोटी लहरों के लिए जो कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। तो इसलिए ये टेलीस्कोप देखने में एक दूसरे जैसे नहीं लगते। ऐसा है। वैसे आप तो इस वक्त रेडियो स्टेशन में बैठे, रेडियो से प्रोग्राम जा रहा है, तो रेडियो एक्टिविटी कुछ हो जाए, मतलब ये वो रेडियो एक्टिविटी है जिससे कोई घातक किरणें नहीं निकलती, बल्कि म्यूजिक की बात होती है। तो बताइए कौन सा गाना जो है आपकी पसंद का है? अच्छा, देखिए अभी मैंने मधुमती का नाम लिया था। तो वैसे ही उससे भी पहले पुरानी फिल्म थी महल। जी हाँ, जी हाँ। अशोक कुमार और मधुबाला जी। तो उसमें जो पहला गाना है आएगा आएगा ने आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा आएगा। दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं, दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं। कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं, कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। तड़पेगा कोई कबूतर बेआस बेसहारे, तड़पेगा कोई कबूतर बेआस बेसहारे। लेकिन ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे, आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा आएगा। डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जब विश्व के नक्शे की बात करते हैं खगोल विज्ञान के हिसाब से, उसमें भारतीयों का क्या योगदान है? जैसा कि आप जानते होंगे, आर्यभट्ट जिन्होंने आर्यभट्टीय नाम की पुस्तक 499 सदी में लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था स्पष्ट रूप से कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है। और उस समय की जो धारणा थी और ग्रीक एस्ट्रोनॉमी में भी जो जैसा माना जाता था कि पृथ्वी स्थिर है और पूरा ब्रह्मांड उसके चारों ओर घूमता है। तो आर्यभट्ट ने जो बात कही थी, उन्होंने उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया था कि पानी पर अगर आप नौका में जा रहे हो तो किनारे पर के जो वृक्ष हैं या और भी कुछ स्थिर वस्तुएं हैं वो उल्टी दिशा में जाती दिखाई देती हैं। इसलिए हमको लगता है कि सितारे घूम रहे हैं पूरब से पश्चिम, वास्तव में पृथ्वी घूमती है। तो ये तो बहुत पुराना उदाहरण है। लेकिन अगर आप कहें कि आज का जो आधुनिक एस्ट्रोफिजिक्स है तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो उसके पीछे एक मेघनाथ साहा का जो बहुत बड़े वैज्ञानिक, हाँ, बड़े वैज्ञानिक, उनका योगदान माना जाता है। कि हम लोग सितारों की बात कर रहे थे, मैंने कहा कि सितारों का टेम्परेचर इतना होता है, तो आप कहेंगे यहाँ बैठे मैं कैसे बता सकता हूँ कि सूरज का तापमान। तो इसके पीछे जो विज्ञान है वो साहा का समीकरण काफी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और उसकी बदौलत जब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, यानी वहाँ का जो वर्णपट है, तारे का वर्णपट लेते हैं, तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये तापमान कितना है। तो ये साहा का जो योगदान था ये बहुत फंडामेंटल माना जाता है। हमने डॉक्टर रामन का नाम भी सुना है, उन्होंने भी आप एक चंद्रशेखर लिमिट एक कोई सुनने में आती है, उनका भी मैंने सुना कि खगोल विज्ञान में योगदान है, ऐसा कुछ। हाँ, चंद्रशेखर जी का नाम तो बिल्कुल सभी को मालूम है, क्योंकि जब हम लोग श्वेत बटुओं की बात कर रहे थे तब उस समय मुझे शायद चंद्रशेखर
का जिक्र करना चाहिए था वो अब कर रहा हूँ कि श्वेत बटुओं का जो वस्तुमान है उसकी एक सीमा होती कि इसके आगे उनका वस्तुमान नहीं जा सकता। तो ये सीमा चंद्रशेखर के गणित के द्वारा निश्चित की गई थी और उसको चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। तो ये जो योगदान था ये भी बहुत फंडामेंटल माना जाता है और उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके पीछे ये उनकी खोज थी। डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, आप पुणे में हैं बहुत दिनों से और यहाँ भी खगोल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण संस्थान है जिसके आप निदेशक भी हैं। ये जो संस्थान है इसकी क्या भूमिका है और क्या इसकी उपलब्धियां रही हैं? तो ये जो संस्थान है इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसको गठित किया था, इसकी निर्मित की थी। और इस संस्थान का उद्देश्य ये है कि इसे जैसा कि इसका नाम है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। सो एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोल विज्ञान में जो विश्वविद्यालय इंटरेस्टेड हैं, काम कर रहे हैं, उनको सब तरह की सहायता देने के लिए इस संस्थान का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर खोज के लिए, नई खोजों के लिए काफ़ी सुविधाएं जिनको हम लोग मॉडर्न फैसिलिटीज़ कर सकते हैं, ये मौजूद है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर सेंटर है, इंस्ट्रूमेंटेशन की प्रयोगशाला है और जिसके बिना कोई भी वैज्ञानिक जी नहीं सकता वो लाइब्रेरी, पुस्तकालय है और डेटा सेंटर है जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग किसी भी डेटा को यहाँ से देख सकते हैं, किसी भी प्रयोगशाला के डेटा। तो ये उपकरण मौजूद हैं। हम लोग कार्यशालाएं भी करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं जिसमें विश्वविद्यालयों के जो अभ्यासक हैं वो आ सकते हैं। डॉक्टर नार्लिकर, आपने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और TIFR जैसी संस्थाओं में भी काम किया और उसके बाद भारत को ही फिर अपना कर्म क्षेत्र भी बनाया, जबकि लोग कहते हैं कि बाहर पैसा भी अच्छा है, सुविधाएं भी अच्छी हैं शोध की, उसके बावजूद आपने भारत को क्यों चुना? इसमें मेरा अपना अनुभव ऐसा है कि और मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आपका कोई एक बहुत ही धनिक ऐसा मित्र है जो कहता है आप मेरे यहाँ आइए और जितने दिन चाहे मैं हमारे मेहमान बन के रहिए। तो आप जाते हैं, 2-3 दिन रहते हैं, 3-4 दिन रहते हैं, और आपको अच्छा कमरा देता है, अटैच बाथरूम, टेलीविजन, तो आप आराम से हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हम यहाँ मेहमान हैं और हमें अपने घर में, वो चाहे यहाँ कागज इधर उधर बिखरे हों, सुविधाएं पूरी उतनी अच्छी नहीं, तो फिर भी हमको लगता है कि हम यहाँ एट होम हैं। तो कुछ ऐसी ही धारणा मुझे थी कि मुझे वहाँ अच्छी सुविधाएं मिल रही थी और सम्मान भी मिल रहा था, लेकिन ऐसा लगता था कि ये मेरा देश नहीं है। जाने माने खगोल वैज्ञानिक और विज्ञान लेखक डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर को याद करते हुए अभी हमने आपको सुनवाई विविध भारती के संग्रहालय से एक पुरानी रिकॉर्डिंग। डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर से बातचीत की कमल शर्मा ने। डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर को हमारा विनम्र नमन। नमस्कार, मैं हूँ अनुराधा पाल, तबला वादिका, मुंबई से। हाल ही के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 3 सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का ये सशक्त जवाब